वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिट के बारे में चर्चा करेंगे। यह बीएससी फर्स्ट ईयर के टाइडोफाइट जो पेपर होता है आपका, उसके अंतर्गत ये टॉपिक आपके दिया हुआ है, हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिट। हिट्रो का मतलब होता है विषम, स्पोरी मीन्स बीजाणुकता। विषम बीजाणुकता एक वह प्रक्रिया है जिसमें डिफरेंट दो टाइप के स्पोर्स यानी बीजाणुओं का निर्माण होता है। विषम यानी अलग अलग प्रकार के स्पोर्स का निर्माण होता है जिनकी साइज़ अलग होती है, जिनका स्ट्रक्चर अलग होता है, जिनका फंक्शन अलग होता है। ऐसे प्लांट को हम हेट्रोस्पोरिक प्लांट बोलते हैं। ये जो हम स्टडी कर रहे हैं, हम ये टेडोफाइट से रिलेटेड करके स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि हायर प्लांट्स में और जिम्नोस्पर्म में मेल और फीमेल प्लांट्स, मेल और फीमेल बीजाणु या युग्मक अलग ही होते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत विषम बीजाणुकता की शुरुआत जो होती है वो टाइडोफाइट से होती है। जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले जो प्लांट ग्रुप की बात करूँ तो सबसे पहले एल्गी, उसके बाद ब्रायोफाइट, और उसके बाद उत्पत्ति के अनुसार टेडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म आए और फिर एंजियोस्पर्म यानी हायर प्लांट्स आए थे। जो एल्गी ब्रायोफाइट होते हैं उनमें विषम बीजाणुकता की स्टार्टिंग नहीं हुई है। वहाँ पे सारे स्पोर्स, सारे बीजाणु एक ही प्रकार के होते हैं। ब्रायोफाइटा के अंदर टाइडोफाइटा में जो लोअर टाइडोफाइट्स हैं, जो पहले आए हैं, जिनकी उत्पत्ति पहले हुई है, उनमें सम बीजाणुकता पाई जाती है, होमोस्पोरी पाई जाती है। और जो आगे वाले आने वाले जो टाइडोफाइट हैं, या जो हम कह सकते हैं एडवांस टाइडोफाइट हैं, हायर टाइडोफाइट हैं, उनमें हेट्रोस्पोरी पाई जाती है। हेट्रोस्पोरी की शुरुआत टाइडोफाइट से होके जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म तक जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर उत्पत्ति के अनुसार देखा जाए तो जो लोअर प्लांट्स हैं उनमें सम बीजाणुकता पाई जाती है, और जो हायर प्लांट्स हैं उनमें विषम बीजाणुकता पाई जाती है। और टेडोफाइट एक ऐसा समूह है जिसमें सम बीजाणुकता भी होती है और विषम बीजाणुकता भी होती है। टेडोफाइट के 9 ऐसे जेनेरा हैं, 9 ऐसे जीनस हैं जिनमें हेट्रोस्पोरी पाई जाती है। सिलेजिनेला, आइसोइटिस, स्टाइलिटिस, मार्शिलिया, पिलुलेरिया, रेग्नेलेडियम, सेल्विनिया और एजोला एंड प्लेटीजोमा। सेलेजिनेला, आइसोइटिस, स्टाइलिटिस, मार्शिलिया, पिलुलेरिया, रेग्नेलेडियम, सेल्विनिया, एजोला एंड प्लेटीजोमा, ये 9 ऐसे ग्रुप हैं या 9 ऐसे जेनेरा हैं जिसमें हेट्रोस्पोरी या विषम बीजाणुकता पाई जाती है। जो टेरिडोफाइट होते हैं, जो सम बीजाणु होते हैं, उनमें एक ही प्रकार के बीजाणु पाए जाएंगे, और जो हेट्रोस्पोरी होंगे उनमें 2 प्रकार के बीजाणु होंगे जो साइज़ में अलग अलग हो सकते हैं, फंक्शन में भी अलग अलग होते हैं। जो छोटे बीजाणु होते हैं, स्मॉल होते हैं, उन्हें हम माइक्रोस्पोर बोलते हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोर जो कि मेल स्पोर या नर बीजाणु को शो करेगा, और जो बड़े बीजाणु होते हैं उन्हें हम मेगास्पोर बोलते हैं, जो कि फीमेल बीजाणु को शो करेगा। हाँ, ठीक है। ये जो माइक्रोस्पोर हैं, ये माइक्रोस्पोरेंजियम धानी में बनते हैं, जिसे हम कहते हैं लघु बीजाणु धानी में बनते हैं। तो लघु बीजाणु नर को शो करते हैं, जो लघु बीजाणु हैं वो लघु बीजाणु धानियों में बनते हैं, और लघु बीजाणु से आगे जाके नर युग्मकोद्भिद यानी कि मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। जबकि जो मेगास्पोर है या गुरु बीजाणु है वो मेगास्पोरेंजियम या गुरु बीजाणु धानी में बनते हैं, और जहाँ से फीमेल गैमेटोफाइट या कि मादा युग्मकोद्भिद फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। जो हेट्रोस्पोरी है, ये स्पोरेंजिया के अंदर, धानियों के अंदर बीजाणुओं की संख्या कम होने के कारण उसकी उत्पत्ति हुई है। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाएगी? पहले बीजाणु अधिक संख्या में होते थे, छोटे होते थे, और उनकी धीरे धीरे संख्या रिड्यूस होती गई, साइज़ बड़ी होती गई, और इस प्रकार संख्या के कम होने से और साइज़ के बड़े होने से इसका ओरिजिन माना जाता है। पहले जो सम बीजाणु धानियाँ होती थी उनमें सारी जो स्पोर्ट्स होते थे वो फंक्शनल होते थे, कार्यरत होते थे, उनमें कंपटीशन बढ़ा, कंपटीशन न्यूट्रिशन के लिए, पोषण के लिए उनमें कंपटीशन हुआ, जिसकी वजह से कुछ स्पोर्ट्स ने तो न्यूट्रिशन को प्राप्त किया और कुछ स्पोर्ट्स छोटे रह गए और उन्होंने न्यूट्रिशन को प्राप्त नहीं किया।
तो जिन्होंने न्यूट्रिशन को कम प्राप्त किया वो तो लघु बीजाणु कहलाए, और जिन्होंने अधिक न्यूट्रिशन को प्राप्त किया और बड़े हो गए वो मेगास्पोर कहलाए। ठीक है, तो डेवलपमेंट के समय में जो स्पोर मदर सेल अधिक संख्या में न्यूट्रिशन को प्राप्त करता है, जिन्हें सफिशिएंट न्यूट्रिशन मिलता है, उनकी साइज़ बड़ी हो जाती है और वो मादा स्पोर या गुरु बीजाणु कहलाया। ठीक है, अब ये तो था इसका डेवलपमेंट या ओरिजिन किस तरह से हो रहा है। अब इसकी क्या एविडेंसेस हैं कि ऐसा ही हुआ होगा, इसके क्या प्रमाण हैं। तो पहला प्रमाण हम लेते हैं पेलियोबॉटनी से या जीवाश्म विज्ञान से। हिट्रोस्पोरी का जो पहला ले रहे हैं हम एविडेंस, वो ले रहे हैं पेलियोबॉटनी से। फॉसिल्स ऑफ द डेवोनियम एंड कार्बोनिफेरस जो पीरियड था, अगर हम डेवोनियन पीरियड के और कार्बोनिफेरस पीरियड के फॉसिल्स का अध्ययन करें तो हम देखेंगे कि कई जातियाँ ऐसी थी उसमें हिट्रोस्पोरस मिली थी। तो कौन कौन से ऐसे फॉसिल्स हैं जो हिट्रोस्पोरस थे। पहला था लेपिडोकार्पोन, लेपिडोस्ट्रोबस, मीजोकार्पोन, कैलेमोकार्पोन, कैलेमोस्ट्राइकस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्कॉट 1894 उन्होंने हिट्रोस्पोरस को उन्होंने 2 स्पीशीज़ के अंदर इंडिकेट किया या देखा, कैलेमोस्टाइकस बाइनरी और कैलेमोस्टाइकस केशियाना। कैलेमोस्टाइकस बाइनियनिया के अंदर उन्होंने देखा कि लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल स्पोर्स एंड स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज स्पोर्स, यानी कि जो बड़े स्पोर थे उनकी संख्या कम थी और जो छोटे स्पोर्स थे उनकी संख्या अधिक थी। जबकि कैशियाना, कैलेमोस्टाइकस कैशियाना के अंदर भी 2 तरह की धानियाँ थी, माइक्रोधानी और मेगाधानी, यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम। जो मेगास्पोरेंजियम थे उसमें कई सारे स्पोर्स एबॉर्टेड थे, ख़त्म हुए हुए थे, नष्ट हुए हुए थे, उनका एबॉर्शन हो रखा था, वो काम के नहीं थे। और उसी तरह से लेपिडोकार्पोन और कार्पोन के अंदर भी उन्होंने क्या देखे, एबॉर्टेड स्पोर्स का अध्ययन किया। और एक ही स्पोर ऐसा था जो फंक्शनल था, यानी कार्यरत था या काम करने योग्य था। और जबकि स्ट्रेपोटेरिस के अंदर उन्होंने 2 फंक्शनल स्पोर्स को देखा। तो फॉसिल्स के अंदर अध्ययन करने पे पाया कि अधिक संख्या छोटे स्पोर्स अधिक संख्या में, बड़े स्पोर्स कम संख्या में, कुछ स्पोर्स एबॉर्टेड थे, कुछ फंक्शनल थे। तो इससे क्या पता चलता है, इस जीवाश्मों के अध्ययन से ये पता चलता है कि जो हिट्रोस्पोरी थी हैज़ नॉट इवॉल्व इन लिविंग फॉर्म बट ऑल्सो प्रेजेंट इन फॉसिल्स। जो हिट्रोस्पोरी है वो फॉसिल्स के अंदर भी प्रेजेंट थी और इसका जो ओरिजिन है हम कह सकते हैं कुछ धानियों के डिसइंटीग्रेशन से हुआ है, कुछ धानियों के नष्ट होने से या कुछ स्पोर्स के एबॉर्ट होने से हुआ है। दूसरा हम एविडेंस ले रहे हैं डेवलपमेंटल स्टडी से या विकासीय जो अध्ययन है उसको अगर हम देखें तो हम हिट्रोस्पोरी का प्रमाण दे सकते हैं। तो सिलेजिनेला के अंदर अगर हम देखें डेवलपमेंट ऑफ मेगा एंड माइक्रोस्पोरेंजियम इज सिमिलर। अगर डेवलपमेंटल स्टडीज़ करें सिलेजिनेला की तो हम देखेंगे कि लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी का विकास सेम हो रहा है, लेकिन आगे जाके डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं। तो कुछ धानियाँ माइक्रोस्पोरेंजियम कहलाती हैं, माइक्रोस्पोर बनाती हैं, और कुछ धानियाँ मेगास्पोरेंजियम कहलाती हैं, मेगा स्पोर बनाती हैं। तो ऑल स्पोरोसाइट्स अंडरगो मियोसिस एंड फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर। और मेगास्पोरेंजियम में भी बहुत सारे स्पोरोसाइट बनते हैं, बट एक ही फंक्शनल रहता है और एक ही मियोसिस के अंदर जाके 4 मेगास्पोर का निर्माण करता है। उसी तरह से आइसोइटिस के अंदर भी 1.5 से 10 लाख तक माइक्रोस्पोर और 50 से 300 मेगास्पोर का निर्माण होता है। मार्शिलिया में भी स्पोरेंजियम का डेवलपमेंटल सेम है, माइक्रोस्पोर सभी फंक्शनल रह जाते हैं जबकि मेगास्पोर अबॉर्ट हो जाते हैं एक को छोड़ के। ठीक है, और सिमिलरली मार्शिलिया की तरह साल्विनिया और एजोला में भी यही होता है। इसमें डेवलपमेंट मेगा और माइक्रोस्पोरेंजियम का सिमिलर रहता है, लेकिन आगे जाके माइक्रोस्पोर की संख्या अधिक हो जाती है, सभी फंक्शनल रहते हैं, जबकि मेगास्पोर के अंदर 1 या 2 मेगास्पोर मदर साइट ही कार्य फंक्शनल रहती हैं और एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर का निर्माण होता है, बाकी सभी नष्ट हो जाती हैं। ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि हिट्रोस्पोरी जो होते हैं वो मियोसिस से पहले ही डिटरमाइन हो चुकी है सिलेजिनेला आइसोइटिस के अंदर, या फिर मियोसिस के बाद डिटरमाइनेशन हो सकता है जैसे कि मार्सिलिया, साल्विनिया और एजोला में। तो मियोसिस से पहले या मियोसिस के बाद इसका डिसीजन होता है।
तीसरा हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी से हिट्रोस्पोरी का प्रमाण लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ किस तरह से, जैसे एक्सपेरिमेंट का स्टडीज़ में सिलेजिनेला मार्सिलिया ले लिया, उसमें हम देखते हैं कि जो हिट्रोस्पोरी है वो न्यूट्रिशनल फैक्टर की वजह से उत्पन्न हुई। पोषण अधिक लिया तो वो मेगास्पोर बन गई, पोषण कम लिया तो माइक्रोस्पोर बन गए। कभी ऐसा होता है कि अगर लाइट कम मिलती है, अगर लाइट कम मिले तो छोटे स्पोर रह जाएंगे माइक्रोस्पोर, और अगर लाइट अधिक मिले, अधिक फोटोसिंथेसिस हो, अधिक पोषण खाना बन रहा है तो मेगा स्पोर बन जाएगा। तो फोटोसिंथेसिस भी एक लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि ये तो एविडेंसेस हो गए कि हम जीवाश्म से एविडेंस ले सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टडी से एविडेंस ले सकते हैं, या फिर हम डेवलपमेंटल स्टडी से एविडेंसेस ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं हिट्रोस्पोरी जो है इसका क्या मीनिंग है, या इसका क्या आगे इम्पॉर्टेंस है, इसका क्या महत्व है। जो हिट्रोस्पोरी होती है वो सेक्स डिटर्मिनेशन, जो प्लांट का आगे जाके एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में सेक्स डिटर्मिनेशन हुआ है, मेल और फीमेल, ये इसकी शुरुआत हिट्रोस्पोरी से ही हुई है, क्योंकि माइक्रोस्पोर बना रहा है मेल गैमेटोफाइट और मेगास्पोर बना रहा है फीमेल गैमेटोफाइट। तो जो हिट्रोस्पोरी है वो सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए या प्रिडिक्ट करने के लिए स्पोर स्टेज पे हमें पता चल जाएगा कि जो छोटे स्पोर हैं वो मेल बनाएंगे और जो बड़े स्पोर हैं वो फीमेल बनाएंगे। तो अर्ली स्टेज में ही हमें सेक्स डिटरमिनेशन के बारे में पता चल जाएगा। दूसरा, हिट्रोस्पोरस जो होते हैं फॉर्म्स डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट। हिट्रोस्पोर जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के दो गैमेटोफाइट बनाते हैं, और जो न्यूट्रिशन होता है इस गैमेटोफाइट का वो स्पोरोफाइट से ही होता है। तो जो डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट नॉट अफेक्टेड बाय इकोलॉजिकल फैक्टर, तो जो भी स्पोरोफाइट से स्पोर से गैमेटोफाइट बन रहा है वो गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पर ही डिपेंडेंट है, और उसका जो डेवलपमेंट है वो इकोलॉजिकल फैक्टर से अफेक्ट नहीं होता। यानी कि मेल और फीमेल का जो अडेप्टेशन है या जो हम कह सकते हैं डेवलपमेंट है वो इकोलॉजिकल फैक्टर से अफेक्ट नहीं होगा। मेगास्पोर रिटेन बाय द पेरेंट इवन आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और तीसरा, इस हिट्रोस्पोरी में ये होता है कि जो मेगास्पोर होते हैं वो बहुत अधिक बड़े होते हैं और वो कहीं मूव नहीं करते हैं, वो अपने पेरेंट के अंदर ही, स्पोरोफाइट के अंदर ही रहते हैं, और एम्ब्रियो भी वहीं बनता है, और एम्ब्रियो जो है डेवलप हो रहा है वो जो मेगा धानी है, मेगा बीजाणुधानी, उसके अंदर ही रहते हैं, उसके अंदर से ही न्यूट्रिशन इंश्योर करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं सीड हैबिट। अब ये तो बात हो गई थी, यहाँ तक की जो बात हो गई थी वो हिट्रोस्पोरी की थी कि दो तरह के स्पोर्स बनते हैं और दो तरह के गैमेटोफाइट बनते हैं। जो स्पर्मेटोफाइट्स हैं, स्पर्मेटोफाइट्स कौन से होते हैं? स्पर्मेटोफाइट्स वो होते हैं सीड बेयरिंग प्लांट्स, जो कि दो तरह के स्पोर्स बना रहे हैं, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स, पोलन ग्रेन्स एंड एग। ठीक है, एग होता है मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर कौन होता है? पोलन ग्रेन्स। तो दो तरह के एंजियोस्पर्म के अंदर दो तरह के स्पोर बनते हैं और इन्हें हम बोलते हैं स्पर्मेटोफाइट। इन दोनों के फर्टिलाइजेशन से सीड बनता है और सीड के अंदर एम्ब्रियो रहता है। तो जो जिसके अंदर सीड बेयरिंग प्लांट होते हैं, चाहे वो जिम्नोस्पर्म हो या एंजियोस्पर्म हो, उन्हें हम मिक्स करके बोलते हैं स्पर्मेटोफाइट। ठीक है, अब जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो मेगा ओव्यूल बनाता है। ओव्यूल्स जो होते हैं उसके अंदर एग होता है जिसमें मेल फीमेल इस तरह से दोनों फ्यूज़ होते हैं, और फ्यूज़ होने के बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, और पूरा जो मेगा स्पोर होता है या ओव्यूल होता है वो कन्वर्ट हो जाता है सीड में। सीड जो होता है और सीड से एम्ब्रियो होता है उसके अंदर, और जर्मिनेट करके नया प्लांट का निर्माण करते हैं। तो सीड के फॉर्मेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? सीड के फॉर्मेशन के लिए पहली रिक्वायरमेंट है कि प्लांट हिट्रोस्पोरी होना चाहिए, दो तरह के स्पोर्स होने चाहिए, मेल होना चाहिए, फीमेल होना चाहिए। मेगा स्पोर जो होता है वो उसकी संख्या कम होनी चाहिए, मेगा स्पोर बड़े होने चाहिए, माइक्रोस्पोर छोटे होने चाहिए। और जो मेगा स्पोर है वो अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद भी धानी के अंदर ही रहना चाहिए। ठीक है, और मेगा स्पोरेंजियम के जो एपिकल पार्ट है उसका गिर जाना जरूरी होता है। अब ठीक है, और उसके बाद में मेगा स्पोर माइक्रोस्पोर उसके ऊपर आ जाते हैं। इसका एलैबोरेशन हो जाता है सबसे पहले द ओव्यूल का या मेगा स्पोरेंजियम का, जहाँ पे पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर आके अटैच हो जाते हैं, और फिर अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के लिए अच्छा न्यूट्रिशन होना भी मेगा स्पोर के पास होना जरूरी है। मेगा स्पोरेंजियम जो धानी है उनके पास अच्छा न्यूट्रिशन होना, अवेलेबल होना भी ज़रूरी है, तो ही सीड का निर्माण होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो सीड के लिए बनने के लिए क्या क्या जरूरी है? हिट्रोस्पोरस होना चाहिए, नंबर ऑफ मेगास्पोर कम होने चाहिए, मेगास्पोर के पास
अच्छे से न्यूट्रिशनल अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, एपिकल पार्ट थोड़ा चौड़ा होना चाहिए जहाँ पे पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर आके अटैच हो सकें। इस तरह से इवोल्यूशन की बात करें तो जो सीड हैबिट है, evolution of seed habit in heterosporous pteridophyte can be evaluated on the basis of these three requirement. Selaginella fulfill above three requirement 1 2 3 formation of two type spore. Selagina करता है number of functional megaspore 2 पर वन मेगास्पोरिज्म है, रिटेंशन ऑफ मेगास्पोर अंटिल एम्ब्रियो डेवलपमेंट है, बट उसके पास एपिकल पार्ट इतना चौड़ा नहीं है और अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट न्यूट्रिशन उसके सिलेजिनेला के पास नहीं है, इसीलिए सिलेजिनेला में सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है। बट सीड बनने की जो आदत है, सीड हैबिट, सीड बनने की जो आदत है वो टेरिडोफाइट से शुरू हो जाती है, पर टेरिडोफाइट सीड नहीं बना पाता क्योंकि ये जो 5 रिक्वायरमेंट है ये कंप्लीट होगी तो ही सीड बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो सिलेजिनेला 1 2 3 रिक्वायरमेंट तो कंप्लीट कर रहा है, बट चौथी 5वीं रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से टेरिडोफाइट्स के अंदर या सिलेजिनेला या जो भी हेटेरोस्पोरस 9 जेनेरा हैं टेरिडोफाइट के, वो सीड नहीं बना पाते हैं। द सीड डेवलप इन दीज स्पीशीज कैनॉट कॉल ट्रू सीड, और अगर सीड बन भी जाता है तो हम इसे ट्रू सीड नहीं कहेंगे क्योंकि मेगास्पोरेंजियम इंटेगुमेंट कवर नहीं है, इस मेगास्पोरेंजियम के ऊपर जो कवच होता है वो नहीं है। देयर इज़ नो रेस्टिंग स्टेज आफ्टर एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद रेस्टिंग स्टेज नहीं है, एम्ब्रियो सीधा जर्मिनेट कर जाता है। जैसे ही एम्ब्रियो बनता है उसी समय ये राइजोफोर और शूट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी रूट और शूट बन जाते हैं। तो जो सीड ट्रू सीड होते हैं उनके अंदर एम्ब्रियो रहता है, उसी समय जर्मिनेशन नहीं होता है। और दूसरा ये होता है इसके अंदर कि कवच होते हैं, सीड के ऊपर सीड कोट का निर्माण होता है। तो ये सब चीज़ें नहीं होने की वजह से टेरिडोफाइट में ट्रू सीड नहीं होता है, बट सीड बनने की जो आदत है या सीड बनने की शुरुआत जो है वो हायर टेरिडोफाइट से, ये जो 9 जेनेरा हैं सिलेजिनेला, साइल्विनिया, एजोला, जो हमने 9 जेनेरा पढ़े हैं टेरिडोफाइट के, यहाँ से शुरू हो जाता है। तो ये 9 जेनेरा आपको ज़रूर याद करने हैं। हेटेरोस्पोरस जेनेरा सिलेजिनेला, आइसोइटिस, स्टाइलिटिस, मार्शिलिया, पिलुलेरिया, रेग्नेलेडियम, सेल्विनिया, एजोला एंड प्लेटिजोमा, ये 9 जो जेनेरा हैं ये हेटेरोस्पोरस जेनेरा कहलाते हैं, जहाँ से सीड बनने की शुरुआत हुई और आगे जाके जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो हैं वो स्पर्मेटोफाइटा कहलाए क्योंकि उसमें ट्रू सीड्स बने। थैंक यू वेरी मच।